हम सीताराम भाई और बहनों। तो आज हम करेंगे रेलवे ग्रुप डी सितंबर 2022 शिफ्ट 1 के कुछ क्वेश्चंस। तो वैसे तो ये क्वेश्चन इजी हैं, लेकिन 2025 में जो आने वाले क्वेश्चन है संभावना है कि उनका लेवल थोड़ा सा इनसे टफ होगा, हार्ड होगा। इसलिए हम पुराने क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में थोड़ा स्मार्ट अप्रोचेस को ट्राई करेंगे कि किस प्रकार हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए कि जिससे हमारी एफिशिएंसी बढ़े। एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता, मतलब कम से कम समय और एफर्ट में, मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा हमारा आउटपुट मतलब मार्क्स रहे। ठीक, तो हमें बस ये ध्यान देना है। तो इसी को देखते हुए हम अच्छे प्रकार से कुछ नई चीज़ें सीखेंगे और बस हमारा ध्यान सीखने पे होगा। क्वेश्चन तो सभी बच्चे कर लेंगे, लेकिन हमारा ध्यान होगा सीखने पे कि ताकि हम और अधिक कुशलतापूर्वक इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, एक बार पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन वैसे इजी है, लेकिन हमें एग्जाम में कैसे करना है। मान लीजिए इसकी संख्याएं टफ आ जाएगी, तो हम इसको कैसे करते हैं। तो पहला, इसमें हम पहला ऑप्शन पुट करेंगे। तो 11 और 24 को अगर हम इस पर पुट करेंगे तो इनको जब एक्सचेंज करेंगे तो कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा एक क्वेश्चन पे। अब आते हैं हम लोग दूसरे ऑप्शन पे। तो जब हम दूसरा ऑप्शन को पुट करेंगे हमारे क्वेश्चन में, तो देखेंगे कि जैसे हम यहाँ पे डिवाइड बाई 2 करेंगे, डिवाइड बाई 5 की जगह, तो हमारा जो 25 है वो डेसिमल में आ जाएगा। 25/2 12.5। तो ये डेसिमल ये लास्ट तक बना रहेगा। तो हमारा इस साइड 24, इस साइड तो 24 है, कोई डेसिमल तो है नहीं, तो हमारा ये आंसर नहीं हो सकता। अब हम तीसरे ऑप्शन पे आते हैं। जब 25/5 की जगह 5/25 करना पड़ेगा, तो भी हमारा आंसर डेसिमल में आ जाएगा। ठीक, दशमलव में आ जाएगा। तो हमारा आंसर तो डेसिमल में है ही नहीं, क्योंकि राइट साइड में 24 दिया हुआ है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब हम आते हैं अपने चौथे ऑप्शन पे। तो जब हम अपना चौथा ऑप्शन पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, 24/5। तो 24/5 ये भी हमारा डेसिमल में आ गया, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा पहला आंसर हो सकता है। तो बाई चांस बच्चे इसको क्या करेंगे, पहला ऑप्शन पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर ये पहला ऑप्शन नीचे आ जाता, तो हमारा क्या होता, तो हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता और हम एग्ज़ाम में बच्चों से काफ़ी पीछे रह जाते। तो एक एक नंबर में 1,000 बच्चे होते हैं हमारे पास कंपटीशन एग्ज़ाम में, तो 1 सेकंड की भी वैल्यू बहुत है एग्ज़ाम में। ठीक, तो किसी भी चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते। आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। हमें किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना है। टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा है एग्ज़ाम में, हमें अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी है। ठीक, एक क्वेश्चन तो हर कोई कर लेगा, लेकिन हमें बस ये ध्यान देना है कि हम उसे एफिशिएंटली कैसे करते हैं, स्मार्टली कैसे करते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है हमारे पास, तो 48 है। तो हम लास्ट ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे। तो 12 और 25 का जो हमारा एलसीएम होगा, तो उसमें 25 मल्टीप्लाई में आएगा, इंटू 4 इंटू 3। ठीक, 12 को तोड़ेंगे तो 4 और 3 बचेगा, तो इसका एलसीएम 48 नहीं आ सकता। ठीक, तो जब एलसीएम ही 48 नहीं है, तो फिर एलसीएम इंटू एचसीएफ भी, उसमें भी ये 25 होगा। तो हमें तो 48 में कहीं 25 दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि 48 को हम तोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 की पावर 4 इंटू 3। तो यहाँ पे 5 दिख ही नहीं रहा है हमें, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरे तीसरे ऑप्शन पे आते हैं हम। तो हमें एक प्राइम नंबर दिखा 17। ठीक, तो जो प्राइम नंबर है ये भी हमारे एलसीएम इंटू एलसीएम में बिल्कुल नहीं है। 2 और 3 है हमारे पास सिर्फ, तो 2 और 3 के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं आना चाहिए। दूसरा ऑप्शन में भी 11 एक प्राइम नंबर है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक, क्योंकि इसमें भी प्राइम नंबर है। अब हम पहला ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास केवल 2 और 3 है, और 2 कितना है, 2 की पावर 4 है। तो ये हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि हमारे इनका एचसीएफ भी 1 है। ठीक, और एलसीएम इतना है, तो जब दोनों को गुना करेंगे तो हमारा 48 ही आंसर आएगा। तो हमें एग्ज़ाम में इसको इस टाइप से करना है, गलत ऑप्शन को छांटना है,
सही ऑप्शन को चुनने के बजाय। ठीक, गलत ऑप्शन को छांटना है, एलिमिनेट करना है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। एक बार इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए। मान लीजिए सरला की आयु S है और किशोर की आयु K है। ठीक, सरला की आयु S है और किशोर की आयु K है। ठीक है, और दोनों का उम्र का जो योग है वो है 26 साल। और 3 वर्ष पहले किशोर की आयु सरला से 1.5 गुना थी। ठीक, 3/2 को हम सॉल्व करेंगे तो 1.5 आएगा हमारे पास। ठीक, तो इस इक्वेशन को अगर हम लिखना चाहें तो किस टाइप से लिखेंगे? किशोर की आयु, तो किशोर की जो आयु है इज इक्वल टू सरला की आयु से 3/2 गुना थी। ठीक, तो अब हम इसको S को नीचे ले जाएंगे तो हमारा ये इक्वेशन क्या बनेगा? K/S इज इक्वल टू 3/2। ठीक, तो हमारा जो रेशियो आ गया क्या आ गया? 3:2 का। तो K/S 3:2 हो गया हमारा। ठीक, ये हमारा रेशियो आ गया। अब हम रेशियो को हम क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड। तो यहाँ पे हमने 3x कर दिया, यहाँ पे 2x कर दिया। तो हमने मान लिया K की जो उम्र है 3x है और S की जो उम्र है सरला की वो है 2x। ठीक है, अब हम इसको इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक, अब 3 साल बाद, ठीक है, तो ये जो हमारा इक्वेशन बन रहा था ये 3 साल पहले का था। इसका मतलब हम इनमें जो इनकी उम्र है 3x + 2x, अब जब ये दोनों लोग 3 साल बाद इनकी उम्र 3 साल और बढ़ जाएगी तो उसका इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, दोनों की उम्र में 3 ऐड कर देंगे। इसकी उम्र में भी 3 ऐड कर दिया, इसकी उम्र में भी 3 ऐड कर दिया। ये उम्र है हमारी किसकी? किशोर की। ये उम्र जो दी हुई हमारी है सरला की। ठीक है, तो दोनों की उम्र में जब 3 ऐड कर दिया तो अभी 3 साल बाद की इनकी उम्र होगी दोनों की। और ये क्वेश्चन कर रहा है वो है 26 साल, तो हमारा इक्वल टू आ जाएगा 26। तो अब हमारा बन के आ गया इक्वेशन, जो वर्तमान की आयु है उसका इक्वेशन बन के आ गया है। ठीक, तो अब हम x की वैल्यू इसमें आराम से निकाल सकते हैं, एक बार इक्वेशन बनने की देरी है बस। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 5x इक्वल टू 26 में से 6 गया 20। x की वैल्यू आ गई 4 साल। ठीक, एक बार आप ध्यान से देख लीजिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब x की वैल्यू 4 साल आ गई, तो हमारे पास दोनों बच्चों की उम्र आ गई, किशोर और सरला की। किशोर की उम्र हो गई 24 ईयर्स, 12 ईयर्स, और सरला की उम्र हो गई 4 to 8 ईयर्स। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास है 4। ठीक, अब इसने पूछी है सरला की वर्तमान आयु। तो ये जो हमारे 3 साल पहले की जो इनकी आयु थी ये आ चुकी है हमारे पास 8 साल और 12 साल। और 3 साल बाद की जो इनकी आयु होगी क्या होगी? दोनों में 3 साल ऐड हो जाएंगे बस। तो हमारा आंसर आ गया 8 और 3 11। तो हमारा आंसर है चौथा ऑप्शन। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये है रीजनिंग का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए। यदि 200 का 18% x है तो x की वैल्यू क्या है? तो 200 को 200 लिखेंगे इंटू 18% को किस टाइप से लिखा जाता है? प्रतिशत। प्रतिशत क्या बोला जाता है? प्रति मतलब हर एक, प्रत्येक, हर एक 18 पे, हर एक 100 पे वैल्यू 18 है। प्रतिशत ये है शत। शत को बोला जाता है इंग्लिश में सेंट। प्रत्येक को बोला जाता है पर। या तो आप परसेंट बोलो या तो प्रतिशत बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कट गए, हमारा आंसर आ गया 36। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन में इस टाइप से होता है क्वेश्चन, बहुत सारे जीरो लगे होते हैं। ठीक है, और 1.8% दिया होता, और ऑप्शन में
इसी टाइप से कुछ ऑप्शन होते हैं, तब आप क्या करते हैं, बस इनमें एक आध ज़ीरो ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत टाइम लग जाता है इस क्वेश्चन करने में। तो इसमें इस टाइप में हम क्या करते हैं कि ज़ीरो को हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमारी संख्या सब में अलग है, बस ज़ीरो का ही फ़र्क है, तो ज़ीरो को ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब सीधा 18 दूना 36 कर सकते थे, इसका आंसर आया था 36, ठीक है। तो अगर इस साल इस टाइप से क्वेश्चन आ गया तो हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। तो चलिए अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को, कि जो हमारा मैन्युफैक्चरर है वो 12% लाभ कमाता है और होलसेल डीलर 15% और रिटेल 20%। तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, जबकि हमारा रिटेल प्राइस है 15,456 रुपये। ठीक, इस क्वेश्चन को आप हिंदी में देख लेते हैं। निर्माता को अगर 12% लाभ होता है तो, ठीक, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं निर्माता को N, व्यापारी को, थोक व्यापारी को T, T से थोक व्यापारी, ठीक, और खुदरा विक्रेता को K लिख लेते हैं। तो निर्माता को 12% लाभ होता है, तो आपने फॉर्मूला अगर पढ़ा होगा तो फॉर्मूला से अगर हम इसको डायरेक्ट करेंगे तो निर्माता को 12% लाभ होता है, थोक व्यापारी को 15%, खुदरा को 20%। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों के प्रॉफिट को ऐड करेंगे। प्रॉफिट ऐड कैसे होता है, 12% प्लस 15% कितना आया, 12 प्लस 15 प्लस 12 इंटू 15/100, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो कितना आ गया, 27 प्लस 1.8, ठीक। 12 इंटू 15 एग्ज़ाम में हमारे कई बार आता है, तो इसे हमें याद कर लेना चाहिए, ठीक है। तो 12 इंटू 15 कितना होगा, 180, 180/100 1.8। तो हमारी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 28.8% का प्रॉफिट हो गया निर्माता और थोक को मिला के, ठीक। अब बचा गया हमारे पास, अब हमारा खुदरा विक्रेता रह गया है। अब हम इस वैल्यू में खुदरा को ऐड कर देते हैं, ठीक। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 28.8 प्लस 20%, ऐड करते हैं 28.8 प्लस 20%। अब इसको ऐड कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, यही फॉर्मूला है हमारे पास। ए प्लस बी करते हैं 48.8 प्लस ए बी करते हैं, तो 0 से डिसमिल ख़त्म हो जाएगा, 576/100। तो 48.8 प्लस 5.76, ये आएगा हमारा आंसर। इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, 6, 7 और 8 15, 5, 1, 6, 8 14, 4, 1, 5, 4.56। तो ये हमारा जो टोटल प्रॉफिट है लास्ट में इन दोनों को ऐड करने के बाद आएगा, ठीक। अब इसका मतलब प्रॉफिट से हम क्या समझेंगे, कि निर्माता के पास अगर वो चीज़ 100 रुपये की थी तो लास्ट में वो 100 में इतना हम ऐड कर देंगे, 154.56 की बिकी है, ठीक, जो कि खुदरा मूल्य दिया हुआ है। तो हम देखेंगे कि जो खुदरा मूल्य है और जो प्रॉफिट के साथ हमारा सीपी प्लस प्रॉफिट जो भी हमारा मूल्य आ रहा है वो उतना ही आ रहा है लगभग जितना हमारा खुदरा मूल्य है, ठीक। इसका मतलब कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा निर्माता का जो भी प्राइस होगा वो भी 100 के आसपास ही, 100 के मल्टीपल में ही होगा, उसमें ना ही 2 होगा, ना ही 15 होगा, ना ही 12 होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर ये आ जाएगा, लेकिन फिर भी हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक। तो हमारे पास जो खुदरा की मूल्य है वो है 15,456 रुपये। तो 15,456 रुपये
जो है वो है 154.56 x के बराबर। हम इसको x मान सकते हैं हर जगह, क्योंकि हमने हमारा रेशियो हमारा मेंटेन है हर जगह। मान जैसे कि अगर हमारे पास उसका निर्माता के पास जो मूल्य था 100x होता, तो हमारे पास खुदरा मूल्य जो होता वो इतना x होता। ठीक है, तो हम x का यूज़ अब कर सकते हैं हर जगह। तो इससे हमारे पास 100x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो x की वैल्यू अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 100 आ जाएगी, क्योंकि ये डेसिमल हटाना है बस। तो जो निर्माता के पास जो मूल्य था वो कितना था? 100x था। ठीक, तो वो कितना आ जाएगा? 100 इंटू 100, 10,000। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि इसमें x कहाँ से आ गया। तो इस प्रश्न में हम x को शुरू से भी लेके चल सकते थे, लेकिन समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती, इसलिए हमने x को लास्ट में इंक्लूड कर दिया। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हमें निर्माता को जो लाभ था 12% था, थोक को 15% पे और क्रेता को 20% पे का लाभ था। ठीक है, तो ये लाभ किस पे था? परसेंट। तो हमने CP को यहाँ पे 100x माना होता अगर, तो उसका लाभ कितना होता? निर्माता को 12x होता, तो विक्रेता को 15x होता, और क्रेता को 20x होता। तो इस प्रकार क्वेश्चन लास्ट में हमारे पास जो फाइनल प्रॉफिट आता वो 54.56x आता। ठीक, और जो ये आता प्रॉफिट, तो हमारा जो लास्ट में जो खुदरा मूल्य आता वो कितना आता? 154.56x आता। ठीक, और फिर हम उसको बराबर कर देते 15,456 से, तो हमारे पास x की वैल्यू 100 आ जाती। फिर 100 वैल्यू को हम जो हमारा निर्माता का जो मूल्य है 100x से गुना करके 10,000 हमारी वैल्यू आ जाती। तो ये प्रश्न इस प्रकार से होगा, थोड़ा जटिल प्रश्न है। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं इसको दोबारा करवाऊँगा और डिटेल में। अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे।